आज हमारी जो चर्चा होगी वो किसके बारे में होगी? गोसाई दत्त जी के बारे में होगी। आपको पीछे दिख रहा होगा कि गोसाई दत्त जी के बारे में हमारी आज बात होती है। सबसे पहले अगर गोसाई दत्त के बारे में हम बात करें तो थोड़ी सी कहानी आप इनके बारे में जान लीजिए और इसके बारे में कुछ फैक्ट के बारे में हम चर्चा आपसे करेंगे। बचपन में एक बच्चा पैदा बचपन बाल्यकाल का रूप होता है। माता सरस्वती देवी के गर्भ से एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम गोसाई दत्त रखा जाता है। 6 घंटे के बाद से माता का देहावसान हो जाता है, यानी माता इस दुनिया में नहीं रहती हैं, कालकवलित हो जाती हैं और छोड़ करके इस मर्त्य लोक को अंकस्त हो जाती हैं, यानी ईश्वर के ब्रह्मलीन हो जाती हैं। पिता गंगादत्त होते हैं और इनके घराने में दादी आदि मिल करके इस बालक का लालन पालन होता है। इस लालन पालन में ही इसका नाम रखा जाता है, गोसाई दत्त रखा जाता है। इस बच्चे का जो जन्म होता है वह 20 मई 1900 को होता है, यानी 1920 में इनका 1900 में इनका जन्म होता है। 20 मई 1900 को इनका 1900 ईस्वी को इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? आप उत्तराखंड जाएंगे, उत्तराखंड में एक अल्मोड़ा जिला पड़ेगा, अल्मोड़ा जिला में एक कौसानी नामक ग्राम पड़ेगा, वहां पर आप पाएंगे। प्रकृति की वादियों में इनका जन्म होता है, प्रकृति के नजदीक यह आते हैं और वहीं पे यह 4 वर्ष की अवस्था से ही इनकी कुछ गतिविधि दिखाई देने लगती है, यानी कुछ न कुछ कविता आदि यानी कोई न कोई बनाने के रूप में इनका रूप उभर करके सामने आता है। भाई और पिता के साथ यह धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ते हैं। 7 वर्ष की अवस्था होती है, आगे जाते हैं और जहां से ये पले बढ़े थे, थोड़ी सी वादियों में जब जाते हैं तो ये जहां पर रहते थे वहीं पर एक गिरजा घर हुआ करता था। ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को। एक गिरजा घर हुआ करता था और उस गिरजा घर में घंटा बजता था, यानी घंटा बजता था, ये प्रतिदिन उसको सुनते थे। इसलिए इन्होंने बचपन से जब ये बड़े हुए तो बड़े होकर के उस घंटे की याद हमेशा इनको रहती थी। चूंकि वो घंटा इनको जगाता था, घंटा इनको समय का ज्ञान कराता था, इसलिए इन्होंने पहली जो रचना लिखी, कविता लिखी, वो गिरजे का घंटा लिखा। गिरजे का घंटा ऐसा कहा जाता है कि 1916 में, यानी 16 वर्ष की अवस्था में ये लिख देते हैं। लेकिन कुछ कहानी यहीं तक नहीं रहती है। मैंने कहा कि यह जो है अल्मोड़ा कौसानी में यह जन्म लेते हैं। आगे का जो सफर होता है वो पढ़ने के लिए बचपन से बढ़ते हैं, बनारस आते हैं, अपने भाई के साथ आते हैं और बनारस से धीरे धीरे चल करके यह कहाँ आते हैं, जहाँ ये इनकी कर्म भूमि, वास्तविक कर्म भूमि बनती है, वो होता है जो तत्कालीन इलाहाबाद और वर्तमान प्रयागराज होता है। प्रयागराज में आते हैं और यहाँ यानी इलाहाबाद में आते हैं। इलाहाबाद इनको इतना भा जाता है कि यहीं इलाहाबाद के ही वासी हो जाते हैं और अंततः 1977 में ये प्रयागराज में ही यानी इलाहाबाद में ही इनकी अंत्येष्टि हो जाती है, यानी कि निधन हो जाता है। जी, आप जितने भी अगर हम छायावाद के रूप में देखते हैं, छायावाद की तरफ जब हम नजर घुमाते हैं तो छायावाद में हमको मिलता है, छायावाद में चतुष्टय कवि के रूप में भी लोगों का काम होता है, यानी नाम आता है। त्रिमूर्ति के रूप में भी नाम आता है, प्रसाद पंत और निराला, ये 3 लोग ऐसे हैं कि जो आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी छायावाद की फुलवारी में एक देवी हुई जिनको महादेवी कहा गया, यानी महादेवी वर्मा के बारे में मैं बात कर रहा हूं।
ऑलरेडी अगर आप नहीं देखे हो मेरे महादेवी वर्मा के एपिसोड तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं महादेवी वर्मा के संदर्भ में एक वीडियो ले चुका हूं और उनके बारे में पूरी कहानी मैं बता चुका हूं। तो आज उसी छायावाद के रूप में हम पंत जी को लिए हैं, यानी गोसाई दत्त को लिए हैं, जिनके बचपन का नाम गोसाई दत्त होता है। बचपन में ये स्वयं ही अपना नाम क्या कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं, अपना नाम परिवर्तन करके, और इन्होंने अपना नाम रख लिया सुमित्रा नंदन पंत। पंत इन्होंने नाम रखा, पंत से जो तात्पर्य है वो पंथ से है, यानी रास्ते से है। तो इनका जो पंत, सुमित्रा नंदन जो पंत इन्होंने रखा है, पंत रास्ते का प्रतिनिधित्व करता है, एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है कि कहीं न कहीं इन हसीन वादियों से ही हम जुड़ करके रहे हैं और रहेंगे, ऐसा इनकी मान्यता है। पंत जी के बारे में जितना ही प्रकृति के नजदीक कहा जाए उतना ही कम होगा, और इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, यानी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी इनको जाना जाता है। बड़े होते हैं प्रयागराज यानी इलाहाबाद आते हैं 1918 के आसपास, यहाँ पर म्योर कॉलेज में यह एडमिशन लेते हैं, और यहीं पर चूंकि उस समय 1921 में आपको आंदोलन चलता है, गांधी का आंदोलन चलता है, उस गांधी ने अंग्रेजी के विरोध किया था कि अंग्रेजी जो पढ़ रहा है उसको छोड़ देना चाहिए, यानी भारतीयता का पुट इसमें इनमें समावेश था, देशभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी थी। तो इन्होंने भी इंग्लिश को त्याग दिया और हिंदी, संस्कृत आदि पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया, उर्दू पर विशेष ध्यान दिया और घर रह करके स्वाध्याय करने लगे। गांधी से इनकी बड़ी संपर्क हुआ, गांधी से संपर्क होता है, बहुत ही आत्मीयता होती है। जो एक प्रकृति का कवि है वो धीरे धीरे कैसे परिवर्तित हो जाता है, प्रगतिवाद की विचारधारा में कैसे परिवर्तित हो जाता है। जो छायावादी है, जिस हमेशा जो छाया में रहा, वो कैसे प्रगतिवादी हुआ और पुनः कैसे अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ, पुनः कैसे मानवतावाद नव मानवतावाद में यह प्रवेश करता है, आदि बातों पर भी हमारी बातें होंगी, और कैसे वह अपनी रचनाओं में यह अपनी तूलिका, अपनी जो लेखनी है उसको कैसे ये आगे बढ़ाते हैं। आज का सेशन मैंने कहा कि ये जो सेशन होगा लाभकारी होगा, कॉन्सेप्ट बेस से लाभकारी होगा, कुछ फैक्ट बेस से भी आपके लिए यह अच्छा होगा। इसके पहले मैं अगले पेज पे बढ़ूं, यानी आपको मैंने ये बताया है गोसाई दत्त के बारे में, थोड़ी सी मैं आपको यहाँ के बारे में, आपसे हमारी चर्चा जो हो रही थी वो हो रही थी चर्चा सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हो रही थी, ठीक है जी। सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में हमारी बात हो रही। मैंने आपको कहा, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद से हम आते हैं इनके उपनाम पर आते हैं या उपाधियों पर आते हैं, इनको क्या क्या मिला था। तो आइए इसको देखते हैं, उपनाम या उपाधि को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष ये प्रस्तुत है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। कारण ये है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहने के पीछे ये है कि इनकी प्रकृति बोध जो कविताएं हैं वो कैसी कविताएं, इनकी प्रकृति से रिलेटेड कैसे होती हैं। आपको अभी मैं एक इनके बारे में बड़ी ही चुटीली और रोचक कहानी अभी बताने वाला हूं, ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। क्यों सुकुमार कवि कहा जाता है, ये सुकुमार कैसे थे, आइए थोड़ी सी बातें हम इनके बारे में आपको बता देते हैं। जिसको महादेवी वर्मा से ये रिलेटेड है, उन्होंने ही अपने पथ के साथी में ऐसा वर्णन किया है महादेवी वर्मा जी ने। एक बार प्रयागराज में निराला जी थे, अन्य प्रसाद जी थे, अन्य महादेवी वर्मा थी, अन्य कवित्री और अन्य कवि थे। एक मंच लगा हुआ था, उस मंच में सभी लोग आए थे। उस समय निराला जी, चूंकि इनका
वेशभूषा ऐसा था कि ये हमेशा चूड़ीदार कुर्ता पैजामा, चूड़ीदार या पैजामा भी पहनते थे, कुर्ता, या बाल इनके बड़े घुघराले थे और लंबे-लंबे थे। इनके बाल लंबे-लंबे थे और कुछ चेहरा भी इनका गजब का आकर्षित चेहरा था। नाखून से लेकर के आंख, भौं, नयन, नेक सब कुछ यानी इनका महिलाओं को समर्पित था। यानी कहने के लिए पंत साहब ये पुरुष थे, लेकिन अगर भाव भंगिमा और इनके शारीरिक सौष्ठव को देखा जाए तो यह स्त्रीय जनित ये लगते थे, स्त्रीय बोध के ये कवि होते थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि इंद्रिय बोध, संवेदनशील इंद्रिय बोध भी इन्हें कहा गया। ठीक है जी। तो एक मंच हो रहा था, उसमें जो पुरुष यानी कवि थे वो एक तरफ और जो कवयित्री थी वो एक तरफ बैठी हुई थी। संजोग से ऐसा था कि निराला जी के साथ जो है पंत जी बैठे थे और बातचीत हो रही थी। निराला जी भी खूब हंस रहे थे, पंत जी भी अपनी बात कर रहे थे। आया नंबर आया और महादेवी वर्मा बार बार इनको देख रही थी। सुमित्रानंदन पंत को बार बार देख रही थी कि ये महिला जो है हो करके कैसे पुरुष वाले पंक्ति में कैसे बैठे हुए हैं। उनको अब चूंकि थोड़ा सा वहां मर्यादा भी था, तो ये जब गई हैं, यानी इनको संचालन मंच पर जब गई हैं अपनी बात करने के लिए, तो इन्होंने ये कहा कि इन्होंने देखा और कहा कि सब तो ठीक है, लेकिन पुरुषों के बीच में ये महिला कैसे बैठी हैं, कवित्री हमारी जो माननीय कवित्री हैं वो क्या कर रही हैं। और बड़ा वो जब नहीं समझ पाई, अच्छा कुछ दिन उन्होंने कहा कि आप अपना स्थान कवित्रियों में ले लें तो अच्छा होगा। फिलहाल वहां हंसी मजाक और हंसी होने लगा कि कोई बात नहीं है। इसके बाद से जो कुछ बचा खुचा था उसके बाद तो ये तो कहानी चली। फिर जब मंच समापन हो जाता है तो निराला जी ने, अब चूंकि ये अपने बालों में गुलाब का फूल लगाते थे, पंत जी हमेशा अपने बालों में गुलाब का फूल लगाते थे, तो बाल घुघराले थे और ये संयोग से ऐसे खड़े हुए थे उस समय जब बाहर निकले, तो इन्होंने, महादेवी वर्मा ने, वो एक तो गुलाब का फूल देख लिया पीछे, युवावस्था की मैं नहीं लगा पाया हूँ, ये पूरा बाल नहीं आ पाया है अभी, अब तो चश्मा उश्मा लग गया, उस समय चश्मा हटा दीजिए, कोई ऐसा फोटो आप देख लीजिएगा। और ये पूरा घुघराले बाल थे, पूरा पिक नहीं हम लगा पाए हैं, तो कभी इनको देखिएगा, पूरा पिक के साथ देखिएगा, मजा आएगा आपको देखने में। यहाँ पे हम आते हैं, तो इन्होंने कहा कि आप सुनिए, आप कहाँ की रहने वाली हैं, मतलब ऐसा हुआ। तो निराला जी हंस पड़े और कहे कि ये जो है इनको आप जानती नहीं हो, चूंकि निराला और महादेवी वर्मा का जो संबंध था वो भाई बहन का संबंध था, बड़ा ही मानते थे निराला, और महादेवी वर्मा भी बहुत मानती थी। तो उन्होंने कहा महादेवी तुम जानती नहीं हो इनको, चूंकि इनका नाम बहुत हो गया था, प्रकृति के सुकुमार कवि इनका नाम हो गया था, इनकी रचनाएं आ चुकी थी, ये सब सारी बातें हो चुकी थी, लेकिन इनको महादेवी वर्मा ने देखा नहीं था। तो जब इन्होंने कहा कि आओ तुमसे इनका परिचय कराते हैं, यही सुमित्रानंदन पंत हैं, तब उनको बड़ी लज्जा आई कि मैंने, बताइए, इतने बड़े कवि होकर के मैं इनके बारे में क्या कह दी। एक कथानक मिलता है ऐसा। तो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, संवेदनशील इंद्रिय बोध का इन्हें कवि कहा जाता है, इन्हें ये उपाधियां मिलती है। अमूर्त विधान का कवि भी इन्हें कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि, क्योंकि ये माना जाता है कि महिलाओं के में संवेदनशीलता का पूरा प्रभाव रहता है, और वो गुण इनको प्रकृति के साथ मिला हुआ था। अभी मैं, क्योंकि अब
अमूर्त विधान का इन्हें इन्हें कवि कहा जाता है, छायावाद का प्रतिनिधि कवि भी इन्हें कहा जाता है और छायावाद का विष्णु भी इन्हें कहा जाता है। हिंदी का वर्ड्सवर्थ भी कहा जाता है, यानी वर्ड्सवर्थ जो इंग्लिश के थे उसे हिंदी का कहा जाता है, हिंदी का वर्ड्सवर्थ। ऐसा मैंने हमारे इंग्लिश के विद्वान हैं आदरणीय विश्वास सर, उनसे हमारी चर्चा हुई तो उन्होंने बताया वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा बताया और उन्होंने बताया कि यहाँ पर मैंने ऐसे कहा कि पंत जी को इंग्लिश का यानी हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है, उन्होंने थोड़ा सा बताया तो अच्छा लगा उनके बारे में जानकर कि क्यों कहा जाता है। किसी अन्य बातों में हम बताएंगे वर्ड्सवर्थ और इनकी मैं तुलना कर दूंगा। आज थोड़ा सा मैं दूसरे रूपों में लेकर के चलता हूँ, ठीक है जी जी। ये कहा जाता है, इनको ऐसा माना जाता है। इनकी रचनाएं जो हैं वो रचनाएं अगर हम बाद में आगे बढ़ते हैं तो इनकी जो रचनाएं हैं रचनाओं को हम चार भाग पहले तो चार भागों में हम विभाजित करके देखते हैं कि पहली हमारी जो रचना होती है वो कौन सी रचना का रूप होती है, छायावादी रचनाएं होती हैं। जो छायावादी रचनाएं हैं, प्रगतिवादी रचनाएं हैं और अरविंद दर्शन से प्रभावित रचनाएं हैं। ये तीन ही प्रकार की वास्तव में रचनाएं मानी जाती हैं कि तीन, लेकिन कुछ लोगों ने आजकल ये बता दिया है कि आधुनिक जो है मानवतावादी या नौ मानवतावादी भी एक विभाजित कर दिया है, जो सही भी लगता है। कभी कभी किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में इन्हीं तीन विभाजन देखेंगे, कहीं कहीं आप चार देखेंगे, तो ऐसा विभाजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये माना जा सकता है कि जो इनकी आरंभिक कविताएं हैं वो छायावाद से प्रभावित हैं। इसके बाद से ये प्रगतिवादी विचारधारा की तरफ बढ़ते हैं, यानी प्रगतिवाद से इनकी होती है और पुनः अरविंद दर्शन से प्रभावित होते हैं। मैं एक एक करके वैसे बोल रहा हूं, आपको लिखना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, इसलिए मैं शॉर्ट में चाह रहा हूं कि इसको मतलब इनके बारे में थोड़ा सा, ये संभव नहीं है कि एक ही क्लास में हम पूरा समाप्त कर सकें वो भी लिख करके, लेकिन थोड़ा सा आप समझिएगा। उच्छ्वास इनका जो 1900 ये जो छायावादी इनकी रचना है वो उच्छ्वास 1920 में होती है। ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन ये इनकी छायावादी रचनाएं होती हैं। ग्रंथि भी 1920 में, उच्छ्वास में 1920 में, वीणा 1927 में और पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में आदि मानी जाती है कि ये छायावादी इनकी रचनाएं होती हैं, यानी छायावाद से प्रभावित ये रचनाएं होती हैं। जब हम प्रगतिवाद की तरफ बढ़ते हैं तो इनमें युगांत पाते हैं 1936 में, युगवाणी 1939 में और ग्राम्या 1940 में पाते हैं। ये जो हमारी है प्रगतिवादी रिलेटेड यानी प्रगतिवाद से आच्छादित ये रचनाएं होती हैं, युगांत, युगवाणी और ग्राम्या होती हैं। ये मानी जाती हैं कि हमारी प्रगतिवादी जो विचारधारा होती है, प्रगतिशील जो विचारधाराएं होती हैं, वो छायावाद से निकल करके जब ये आगे आते हैं और नव चेतना का इनको विकास होता है तो बाद में इनको लगता है कि नहीं, सब कुछ ऐसे नहीं। इसी बीच इन्होंने, अगर आप देखेंगे इनको तो निराला पर इन्होंने जो मुक्त छंद लिखा उसको इन्होंने केचुआ छंद, रबर छंद कहा और वहीं पर जो रबर छंद या केचुआ छंद है उसी में इन्होंने भी रचना कर दी। पहले तो थोड़ा सा तल्खी हुई, कभी कभी होता है कि हम बचपन से जिससे लगे रहते हैं जब हम बड़े होते हैं तो हमारे दर्शन छूट जाते हैं। बचपन में माता पिता बड़े अच्छे लगते हैं, वही हमारे लिए सब दुनिया होते हैं, उनसे बड़ा कुछ भी नहीं होता है। हमारे पिता हमारे लिए आदर्श होते हैं, मेरी माता मेरे लिए सब कुछ सबसे अच्छी होती है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत पिता में, जितने बड़े होते हैं पिता में दोष आने लगता है, माता में दोष आने लगता है। अब वो माता माता पिता पिता नहीं होते हैं, शादी हो जाती है और जब वो अपने बच्चे हो जाते हैं तो वह प्यार अपने बच्चों में दिखाई देने लगता है और लगता है हमारे माता पिता किसी काम लायक नहीं है। यानी हमारी विचारधारा बदलती जाती है, हम प्रगति करते जाते हैं। तो प्रगतिवाद की विचारधारा में कहीं न कहीं आपके अंदर का जो ममत्व है, आपके अंदर का जो लगाव है, प्रेम है, वह कहीं न कहीं कम होता है। तो प्रकृति से जो इनका लगाव होता है,
दिखाई तो देता है, उस समय स्फुरित होता है, प्रेम का बीज अंकुरण होता है और कहीं न कहीं एक नारी के प्रति इनका लगाव हो जाता है। हालाँकि ये बातें पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो पाई हैं, लेकिन फिर भी एक उम्र, एक वय अवस्था प्राप्त होने के बाद इनको कहीं न कहीं झुकाव होता है, लेकिन ये झुकाव इनकी कविताओं में ही रह जाता है और इनकी शादी नहीं होती है। यानी अंत तक ये विवाहित, अविवाहित रहते हैं, विवाहित नहीं हो पाते हैं। इनकी कविताओं में जब हम जाते हैं, आगे बढ़ते हैं तो कविताओं में आप देखेंगे कि कहीं न कहीं कश्मकश की ज़िंदगी है। यानी उतार जो है, इन्होंने जो लिखा है उस कश्म-कश्म की ज़िंदगी में एक तरफ प्रकृति इनको पकड़े हुई है, एक तरफ प्रेमिका पकड़े हुई है। प्रेम का मतलब जो एक उम्र की अवधारणा होती है, उस उम्र में भी बात होती है, ठीक है? तो इस रूप में आपको अब देखने को मिल जाएगा। अरविंद दर्शन से जब हम जाते हैं, अरविंद अभी मैं कुछ कविताओं के बारे में बताऊंगा आपको। अरविंद दर्शन के बारे में जब हम जाते हैं तो अरविंद दर्शन से लेकर अरविंद दर्शन से जो प्रभावित, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कश्मकश की जिंदगी जीने लगते हैं, यानी हमको प्रकृति भी लगाव है, हमको प्रेम इधर हो भी गया है, यानी भौतिक सांसारिक जगत में भी हमारा कुछ मन हुआ, तो कहीं न कहीं मानवतावादी यानी आदमी आदमी के लिए कैसे काम करे उस पर भी बात होती है। तो अरविंद दर्शन से जो प्रभावित रचनाएं इनकी है वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि जो मानवतावादी है, जिसको आधुनिक मानवतावादी या मानवतावादी, नव मानवतावादी के रूप में भी बहुत सारे लोग विभाजित किए हैं। तो यहाँ पर ठीक है जी, यहाँ पर जो है इस रूप में भी हमको दिखाई देता है, तो अरविंद दर्शन जो प्रभावित है, जो स्वर्ण किरण है, स्वर्ण धूलि है, इनकी रचना होती है, युगांतर, युगपथ, सौवर्ण आदि इनकी रचना, शिल्पी आदि इनकी रचनाएं होती हैं, जो कहीं न कहीं अरविंद दर्शन से ये प्रभावित रचनाएं होती हैं। जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते, आध्यात्मिकता के तरफ जाते हैं, मानवतावादी के तरफ जाते हैं, नव मानवतावादी के तरफ जाते हैं, तो हमको यहाँ पे उत्तरा देखने को मिलती है, रजत शिखर देखने को मिलता है, अतिमा देखने को मिलता है, कला और बूढ़ा चांद देखने को मिलता है, जिस पर साहित्य अकादमी 1960 में मिलता है। कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी मिलता है और चिदम्बरा देखने को 1959 में और 1968 में इन्हें इसी पर चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल जाता है। यानी 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। किस पर? चिदम्बरा पर। लोकायतन जो गांधी पर लिखी गई है 1966 में, इसी पर यानी सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिलता है, लोकायतन पर मिलता है, यानी इस रूपों में हम कहीं न कहीं आपको देखने को मिल जाता है। रूपा पत्रिका इन्होंने स्थापित किया था। लोकायतन में इन्होंने जो गांधी पर लिखा उसमें 7 सर्ग माने जाते हैं कि लोकायतन में 7 सर्ग हैं, जिसे इन 7 सर्गों को हम परिवेश में रूप में कहते हैं। एक बाह्य परिवेश और एक अंतःचेतना परिवेश के रूप में आते हैं। तो जो 3 सर्ग हैं, जो आपको बाह्य परिवेश है, वह गांधी के जो विदेश में यानी विलायत में वासनाओं से रिलेटेड बातें हैं, उस पर लिखे गए हैं, जो बाह्य परिवेश है। और जो अंतःचेतना परिवेश है, वो जो 4 परिवेश इन्होंने लिखा है, वो गांधी के हृदय का परिवर्तन कैसे होता है इस विलासिता की जीवन से, कैसे हम इस रूप में हमारा भारतीय परिवेश में होता है, कैसे यहाँ के जन-जन की जो समस्याएं हैं वो प्रभावित करती हैं, ये 4 परिवेश में बताया गया है। टोटल 7 परिवेश में ये बातें की गई हैं, यानी पंत जी के द्वारा। तो इन्होंने आध्यात्मिकता से रिलेटेड, आध्यात्मिक मानवतावादी या नव मानवतावादी से रिलेटेड जो रचनाएं हैं, इसमें भी आपको देखने को मिल जाती हैं बहुत सारी रचनाएं, मैंने जैसे आपको बताया। तो उस रूप में भी हमको देखने को मिलती हैं। इनकी कविताओं में मैंने कहा कि जो कविताएं हैं, उस कविताओं में भी इनको देखने को मिलेगा आपको एक कश्मकश की जिंदगी दिखाई देगी। यहाँ कविताओं में अगर हम बात करें तो आपको एक कविता दिखाई देगी, वो क्या है? छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल ज्वाल में कैसे उलझा दूं लोचन, तू अभी से इस जग को।
भूल अभी से इस जग को। यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा हो आपको, न दिखाई दे रहा हो तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है, न दिखाई दे रहा हो तो यहाँ थोड़ा सा आप देख सकते हैं। बहुत बार ये पूछा गया है, छोड़ द्रुमों की मृद छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। कवि के कवि तो अगर देखना चाहेंगे, कवि का रूप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कवि यहाँ पर सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, भूल अभी से इस जग को। कहीं ना कहीं जो प्रकृति से जुड़ाव है, अच्छा, जब आपको किसी से बचपन की मोहब्बत को दिल से जुदा न करना, जब याद मेरी आई मिलने की दुआ करना। बचपन में अगर किसी से मोहब्बत हो जाए तो इतनी आसान नहीं होती है कि उसको विस्मृत कर जाना। पहली मोहब्बत जो होती है, पहला जो लगाव होता है, आसान नहीं होता है उसको विस्मृत करना। इनका लगाव प्रकृति से हुआ है और वहीं पे इस प्रकृति के लगाव में और बाद में जो इनका लगाव भौतिक जगत से जब होता है तो ये कहते हैं कि छोड़ द्रुमों की मिछाया, यानी कसमकस की जिंदगी है। उस वर्णन को आप सोचिए कि आप ऐसे बीच रास्ते में खड़े हैं कि एक तरफ आपको यहाँ नारी का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, एक तरफ प्रकृति का सौंदर्य दिखाई दे रहा है, और उस नारी के सौंदर्य में कैसे हम नारित्व रूप में आ गए हैं। कहते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी। मैं ये जो पेड़ हैं, ये जो द्रुम हैं, पेड़ हैं, इसकी छाया को कैसे मैं छोड़ूं, कैसे तोड़ प्रकृति से भी माया, कैसे इस प्रकृति के जो प्रकृति की वादियां हैं, इस प्रकृति का जो सुरम्य वातावरण है, इस वातावरण को कैसे मैं तोड़ूं, क्योंकि उसी में मुझे सुकून मिलता है। तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। और इधर नारी है, कहते हैं बाले तेरे बाल जाल में कैसे अपने, और इधर तुम्हारी जो सौंदर्य है, जो तुम्हारा सौंदर्य है, रूप है, लावण्य है, उसमें अपने इस लोचन को, इस आंखों को कैसे उलझा दूं, क्योंकि कसमकस की जिंदगी उसको मैं छोड़ सकता नहीं, तेरे पास आ नहीं सकता हूं। तो भूल अभी से इस जग को, यानी वो कह रहे हैं कि अभी से इस जग को भूल जाओ, लेकिन ये होने वाला नहीं है। कहते हैं, अगली पंक्ति क्या कहती है, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को। पंक्ति कहती है, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू अंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सामन, भूल अभी से इस जग को। ध्यान से समझिएगा, अगर इस कवित्व को आप समझना चाहेंगे, इस कविता को समझना, भाव को समझना चाहेंगे, तो कहते हैं, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, कैसे मैं तजकर इन तरंगों को कैसे तज कर, यानी भूल जाऊं, कैसे भूल जाऊं ये जो लहरें हैं जो हमको आत्मिक सुकून देती हैं। तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, ये जो इंद्रधनुष के रंग जो प्रकृति में सुरम्य वातावरण पैदा कर देती है, जिसमें मैं खो जाता हूं, तजकर तरल तरंगों को इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भ्रू अंगों से कैसे, यानी ये जो तुम्हारे भौहें हैं, जो नक्श नयन हैं, कैसे इस जो है कैसे विधवा दूं निज मृग, कैसे विधवा, तेरे भ्रू अंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सामन। कैसे मतलब अपने इस जो तेरे नक्श हैं, तो तेरे जो नयन हैं, कैसे अपने मन को, निज मन को कैसे विधवा दूं, कैसे मतलब इसमें वेधित करा दूं, कैसे इसमें छिद्रित करा दूं, कैसे इसमें प्रवेश करा दूं। ये बताते हैं कि ऐसा है नहीं कि उस प्रकृति से छोड़ करके मैं तेरे इस जो प्रकृति का नक्श है, जो यहाँ जो वातावरण में है, उसको छोड़ करके मैं तुमसे कैसे आकर्षित हो जाऊं, कैसे तुम्हारे पास मैं चलाऊं। भूल अभी से इस जगह को, ये संभव नहीं हो पा रहा है कि अभी इस जगत को मैं भूल जाऊं। कहते हैं,
कोयल का वह कोमल बोल। जबरदस्त। अगर इसको देखें, कोयल का वह कोमल बोल, मधुकर की वीणा अनमोल, कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी श्रवण, भूल अभी से इस जग को। कहते हैं कोयल, कोयल का वह कोमल बोल, यानी कोयल की जो कोकिल है वो, और मधु की बीड़ा, जो मधुकर की बीड़ा अनमोल, जो भौरी की गुंजायमान जो प्रवृत्ति है, जो चारों तरफ एकदम गुंजायमानित करता रहता है, और कोयल की उस बोल को, जो सुबह सुबह से लेकर के जब हर क्षण में हमको बुलाती है, हम जितने तेजी से आवाज करते हैं उतनी ही तेजी से वो और आवाज करती है, पुनः एकाकार शांत हो जाती है, मैं उसी में खो जाता हूँ। जो वाणी है उसकी, कोयल का जो बोली है, वो वाणी है, उसमें मैं कैसे जो है एकदम अंतरात्मा से प्रवेश कर जाता हूं, और मधुकर की वाणी अनमोल जो गुंजायमान भौरा होता है, उसकी जो आवाज होती है, कैसे उसमें हम भर जाता हूं। अब कह रही हो तुम कि कह तब तेरे ही प्रिय स्वर से कैसे भर लूं सजनी समझ। अब कहो तब तेरे इन प्रिय स्वरों से, जो तुम बोल रही हो, तुम मुझे अपनी तरफ आकर्षित कर रही हो, कैसे हम कहे ए सजनी, कैसे हम तुम्हारी बातों को सुन सकते हैं, भूल अभी से इस जग को। यानी कहते हैं कि इतना संभव नहीं है कि ये सब तो उपमानात्मक होता है, ये सब इतना संभव आसान नहीं है, ये कहना आसान है। यहीं पे आपको हम थोड़ा सा अगली पंक्ति की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं, उषा सस्मित किसलय दल सुधा रस में से उतरा जल, ना अधरा मृत ही के मद में कैसे बहला दूं जीवन, भूल अभी से इस जग को। उषा सस्मित किसलय दल सुधा रस में से उतरा जल, वाह क्या बात है, जबरदस्त। अगर इस व्याख्या को देखें, यानी जो पत्ते हैं, सुबह की जो रश्मियां पड़ी, जो नित नव किसले हैं, जो पत्ते हैं, जो कोमल पत्ते निकलते हैं, वह, और उसी से जो बूंदे आती हैं, उस बूंदों से ये जो टपक रहा है, नीचे गिर रहा है, जो जल आ रहा है, वह उसमें हम जब जाते हैं तो खो जाते हैं, उसी में हम रम जाते हैं। अभी जो है सूर्य की रश्मियां ही उन पत्तों पे, उन वृक्षों की छाया को देख करके हमारा मन गदगद हुआ है, और तुम कह रही हो अभी उससे उतरा जल ना अधरामृत ही के मद में कैसे बहला दूं, और तुम कह रही हो कि मेरे जो जो अधर हैं उसका जो अमृत है उसका पान करो, कैसे हो जाएगा। हम प्रकृति में जो पान कर रहे हैं, प्रकृति की इन रूपों का पान कर रहे हैं, हम कैसे तुम्हारे अधरों को पान कर सकता हूं। तुम ये कह रही हो कि अधरामृत को पान करो, ये ऐसा नहीं हो पाएगा। भूल अभी से इस जग को, इस जग इसको, और तुम इस जग को भूलने के लिए कह रही हो, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इन पंत की बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, पंक्तियां हैं कि जो वास्तव में अगर व्याख्यायित की जाए तो कहीं न कहीं उसमें आप खो जाते हैं, उसमें आप रम जाते हैं। तो मैंने पंत जी के बारे में ये प्रयास किया कि आपको मोटे तौर पे, मैं गहराई से नहीं लेकिन मोटे तौर पे कुछ बातें आपको बताने का प्रयास किया। फैक्ट जो होते हैं, फैक्ट तो आपको मैं क्लास में भी पढ़ाता रहता हूँ और फैक्ट बताता रहता हूँ, बहुत सारे ऐसे हैं फैक्ट जो मैं लिखवाया हूँ, आपको बताया हूँ और आप पढ़े भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो कॉन्सेप्ट बेस रहती हैं, उसको समझना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी कविताएं इनकी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो कहीं न कहीं आपको हर्षातिरेक करेंगी, यानी हर्ष में जब पहुंची चपला बिजधार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दुरस्ती धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को धीर। ये भी नौका विहार से इनका लिया गया है। अभी जो पंक्ति मैंने कहा वो मोह से लिया, छोड़ ध्रुवों की शीतल छांव, मोह नामक कविता से वो उद्धृत है। तो ये आपका कुछ पंत जी के बारे में रहा, क्योंकि आपके कमेंट ही हम लोगों के
हम लोगों के ऊर्जा के साधन हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये सेशन कैसा लगा, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, या कुछ और भी हमको करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत-बहुत प्यार और आशीर्वाद। पुनः मुलाकात होती है, तब तक के लिए आप सभी लोगों को दिल से राधे राधे।